हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। सो टॉपिक इज व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड कहें कि शिक्षण अभी रुचि क्या होती है। तो ये एनटीए नेट के जो जनरल पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट है। और ये क्लास जो है एनटीए यूजीसी नेट के जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कर रहे हैं नेट की तैयारी, यूजीसी नेट की, उसके लिए ये टॉपिक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि मैं खुद नेट जेआरएफ मैंने क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस चीज़ को ज़्यादा एनटीए फोकस करता है। उसी को ध्यान में रखकर ही मैंने आज से ये क्लास स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसका रोल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए। फ्रेंड्स, फर्स्टली हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट bring a socially desirable behavioral change in a person। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है और जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए उसी को हम टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है। सो इन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशंस टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। सो क्लासरूम में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसका जो जो ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है वो समझ में आए। क्योंकि ये जब तक एक टीचर अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जब तक स्टूडेंट तक नहीं पहुंचाए तब तक स्टूडेंट उस चीज़ को समझने के एबल नहीं होता है। सो क्लासरूम में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। सो मॉडर्न कंसेप्ट टीचिंग इज टू causes the pupil to learn and acquire the desirable knowledge। सो क्या होता है कि जब जो टीचिंग की जाती है, जो शिक्षण किया जाता है, तो जो लर्नर होते हैं, पुपिल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो डिज़ायरेबल नॉलेज करते हैं ना। सो स्किल एंड ऑल्सो डिज़ायरेबल वे ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। सो समाज में रहने के लिए जो डिज़ायरेबल होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको एक्वायर करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको ज्ञान में मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए सारी चीज़ होती हैं। ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर variables are organized in the systematic and psychological way to attain some प्रीडिटरमाइंड गोल्स। सो जब एक टीचर जब क्लास में जाता है, सो अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट को चीज़ों को समझाता है और स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझाने के लिए वो कुछ करिकुलम बनाता है जो लर्नर होते हैं उनको सिखाने के लिए। अगर कोई टीचर है, उसको करिकुलम ही नहीं पता है कि टीचर को पढ़ाना क्या है, बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज क्या है, उनका लेवल कितना है, मतलब क्या समझ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एक टीचर ही अपने माइंड में सेट करता है कुछ गोल्स को। सो टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है क्योंकि तभी हम सीख सकते हैं जब कुछ चीज़ें समझने के लिए, कुछ चीज़ें एक्वायर करने के लिए, कुछ चीज़ें नॉलेज करने के लिए होती हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग स्पेसिफिक चेंज इन द पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड environment in which he is living। Teaching is not an act as it is dynamic in nature। So it is determined and the process। क्योंकि एक प्रोसेस होती है, एक ह्यूमन को सोसाइटी में रहने के लिए
उनको इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, उनकी जो जो नीड्स होती हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर होता है, बिना शिक्षित व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता। मतलब उसको कुछ ना कुछ उसको समझना होता है और शिक्षित होना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस मीन्स एक प्रक्रिया है जो डे बाय डे कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो कुछ एक्सपर्ट हैं टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस जो टीचिंग होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब अपने शब्दों में कुछ लिख रहे हैं। सो रॉबिन्स रायबर्न वो कहते हैं टीचिंग क्या है, कि टीचिंग इज ए रिलेशनशिप विच कीप द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर। सो टीचिंग क्या है, क्योंकि जो जो विद्वान होते हैं वो कुछ डेफिनेशंस देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही हम अच्छे से उनका मीनिंग समझ जाते हैं, राइट। सो इनके मीनिंग जो है कि टीचिंग इज ए रिलेशनशिप। तो क्यों बोल रहे हैं कि टीचिंग इज ए रिलेशनशिप, किस चीज़ का रिलेशनशिप डेवलप कराने के लिए ये बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चे को उसके संपूर्ण विकास के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ पढ़ाते हैं किसी बच्चों को, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम गए क्लास में और अपनी परफॉर्मेंस देकर आ गए। भाई हमें ये गोल सेट करना होगा माइंड में कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों के दिमाग में बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे समझ रहे हैं वो। मतलब हमें अभिप्रेरित करना होता है, उसे प्रेरणा देना होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चे को उसको संपूर्ण विकास के लिए प्रेरित करता है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज वर्टन क्या कहते हैं वो उनके व्यूज में, टीचिंग इज अ सिचुएशन, टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड encouragement ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग के लिए इंकरेजमेंट होती है कि शिक्षण सीखने की उत्तेजना, मार्गदर्शन और निर्देशन और प्रोत्साहन होता है। मतलब कि आप क्लास में जा रहे हैं आप पढ़ाने के लिए, तो बच्चे ही तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, उन्हें डायरेक्शन ही नहीं मिली है, कोई गाइडेंस ही नहीं मिली है, मतलब उनको उत्तेजना ही में नहीं मिली है पढ़ने के लिए, तो वो तैयार नहीं होंगे। सो टीचर का वर्क होता है कि टीचिंग करने से पहले उसको माइंड में कुछ सेट करना होता है कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, ये मेरी लाइन्स है और इस डायरेक्शन में मुझे बच्चों को मार्गदर्शन करना है। मतलब कि टीचर जो शिक्षण है वो सीखने की, जो बच्चे हैं वो सीखने के लिए तत्पर होने चाहिए, ठीक है। और जितने वो तत्पर रहेंगे, उत्तेजना उनके अंदर रहेगी, जितना अच्छा उनको मार्गदर्शन मिलेगा, जितना अच्छा निर्देशन मिलेगा, उतने ही बच्चे मोटिवेटेड होंगे, राइट। सो स्मिथ क्या बोलते हैं, स्मिथ कहते हैं कि इन वर्ल्ड ऑफ वी.ओ. स्मिथ, ठीक है, जो मैन इनका नाम जो है वी.ओ. स्मिथ, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंड टू प्रोड्यूस लर्निंग। सो वो क्या कहते हैं कि जो बी.एस. स्मिथ है वो कहते हैं कि शिक्षण क्रिया की मतलब कि शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या होता है, सीखना, मतलब लर्निंग होती है ना। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक की ऑब्जेक्टिव। भाई हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। सो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज। सो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन पुपिल्स, to bring desired change in pupils, to shape behavior and conduct, acquisition of knowledge, to improve the learning skill of a student, formation of belief,
to provide a social and efficient member of society. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं उनमें उनमें कह सकते हैं हम कि जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं. सो टू ब्रिंग इस डिज़ायर चेंज इन पुपिल्स का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें वांछित परिवर्तन लाने के लिए, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और ज्ञान हासिल करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए होना चाहिए, विश्वास का गठन होना चाहिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिलीव यानी विश्वास का गठन होना चाहिए, समाज का एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए उस शिक्षा के. राइट. सो आई होप दीज टॉपिक इज क्लियर. सो अब डिस्कस करते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. सो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकृति क्या होती है. सो फर्स्ट इज डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन्स. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो टीचिंग है, टीचिंग इज नॉट ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर दैट आर डायनेमिक ऑफ देम इन देमसेल्फ. सो इसका मतलब है कि डायनेमिक मीन्स गतिशील, सामाजिक और मानवीय, कि शिक्षण एक मौलिक अवधारणा नहीं है, मतलब कि टीचिंग इज नॉट ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिकॉज कि शिक्षण एक मौलिक अवधारणा नहीं है क्योंकि यह एक सामाजिक और मानवीय कारकों से बहुत अधिक प्रभावित होता है जो स्वयं गतिशील है. मतलब गतिशील का मतलब है कि टीचिंग कहीं स्टॉप नहीं होती है, वो कंटिन्यू लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है. राइट. सो नेक्स्ट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. सो टीचिंग क्या होती है, जो नेचर है वही उसी का सेकंड यूनिट है कि बोथ आर्ट एंड साइंस. सो टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस होती है. इट कॉल फॉर द exercise of talent and creativity, making it an art and individually involving reporter of techniques, procedure and skill that can be studied systematically, desirably and improved, making it science. So हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग है, टीचिंग वो ना तो आर्ट है और ना ही साइंस है, ये टीचिंग दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है, यानी कला भी है और विज्ञान है, ये दोनों ही हैं. शिक्षण जो है वो कला और विज्ञान दोनों होती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अभ्यास करना होता है और प्रतिभा और रचनात्मकता को इसमें, मतलब प्रतिभा यानी कि रचनात्मक चीज़ों को इंकरेज किया जाता है इसमें, जिससे इसमें जितनी तकनीक्स होंगी, जितनी प्रक्रिया होंगी, जितने कौशल का संग्रह होगा, टीचिंग उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि ये सिस्टमेटिक है और व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन किया जाता है, इसका वर्णन किया जाता है जिससे सुधार किया जा सके और जिससे यह विज्ञान बन सके. सो टीचिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों ही है. सो नेक्स्ट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशंस. इसका मतलब क्या हुआ, अनुप्रयोग में विविधता. ठीक है. सो अनुप्रयोग में विविधता का मतलब है इन एप्लीकेशन टीचिंग इज ऑफ डिजायर नेचर. इसका नेचर कैसा है, एप्लीकेबल है. इट मे हैव वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इन डॉक्ट्रिनेशन, टॉकिंग, सोइंग, डूइंग, रिमेडियल. सो टीचिंग में ये सारे ही पार्ट ड्राइव हैं, इंक्लूडेड हैं क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वेरी 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 इम्पोर्टेंट. सो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है
इट मे हैव वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्मल। सो लाइक टीचिंग क्या है, फॉर्मल भी है, आप स्कूल में जाके, आप कॉलेज में जाके, आप ऑफिस में जाके कुछ भी चीज़ सीखते हैं, सो दीज आर फॉर्मल। इनफॉर्मल आप डायरेक्ट नहीं सीखते हैं, आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, वो भी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल होगी। और आप घर बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे, या फिर इग्नू से जो आप शिक्षा हासिल करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल बोलेंगे। और ठीक है, सो फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल होगी, इंस्ट्रक्शनल होगी, फॉर्मेशनल होगी, ट्रेनिंग होगी, कंडीशनिंग होगी, डॉक्ट्रिनेशन होगी, टॉकिंग होगी, शोइंग होगी, डूइंग होगी, रिमेडियल होगी। सो टीचिंग में ये सारी चीज इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। So now characteristics of teaching may be described as, so इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मतलब शिक्षण जो है, शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब एनटीए क्या करता है, एनटीए को वो हमेशा ही क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपसे पूछना है कि टीचिंग का वर्क, मतलब टीचिंग की विशेषताएं क्या हैं। तो ऑप्शन में आपके 4 टॉपिक दे दिए, 4 चीज़ें दे दी, लेकिन उसमें 2 कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये है या ये है, आपको वो करना है, क्रॉस करना है, जो नहीं है उसको क्रॉस करके और आगे आपको उसको हल करना होता है क्वेश्चन को। तो बड़े थोड़ा मतलब टाइम देना होता है उसको समझने के लिए। सो अब कैरेक्टरिस्टिक से हमेशा ही एनटीए क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्वेश्चन हमेशा आता ही है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शंस। क्या है, सिस्टम ऑफ एक्शन। सो टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस varied in form and related to content and pupils behavior under the prevailing physical and social conditions, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि शिक्षण जो क्रिया की जो प्रणाली है, जो शिक्षण की जो प्रणाली है, उसमें कहा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया की एक ऐसी प्रणाली है, क्रियाओं की एक ऐसी प्रणाली है जो जो रूप में विविधता होती है और प्रचलित भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के तहत विषय वस्तु और सामाजिक व्यवहार में संबंधित होती है। ये विशेषताएं हैं उसकी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एक्टिविटीज। सो टीचिंग क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, मीन्स व्यावसायिक गतिविधियां जुड़ी होती हैं इससे, ठीक है। इट इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग अ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है विद अ व्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। Professionalism help student in being regular and making harmony with their objective toward those they are centralized. So स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो शिक्षण होता है वो टीचर एक सेंटर के रूप में काम करता है। तो इसमें उनकी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को निखार करने के लिए, उसका डेवलपमेंट बनाने के लिए टीचिंग की जाती है, ठीक है। सो यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं और जिनका उद्देश्य जो होता है वो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है। सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनली, ठीक है। सो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। व्यवसायिक छात्रों को नियमित रहने और अपने विषयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है, ठीक है। सो जिन पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज सी, ऑप्शन सी देखेंगे, सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असाइनमेंट। सो टीचिंग कैन बी एनालिसिस एंड assigned and analysis and assessment provide feedback for further improvement. So इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब टीचर आता है क्लास में और बच्चों को पढ़ा के चला गया, ठीक है। अब उन्होंने ना ही बच्चों से ये पूछा कि आपने ये समझे बात को कि नहीं समझे। जो चीज़ें, मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक चल रहा है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर समझा के चले गए और उन्होंने ये नहीं पूछा, मतलब उनसे उनका असेसमेंट नहीं किया, उन्होंने एनालाइज नहीं किया, सब्जेक्ट को एनालाइज नहीं किया। तो जब वो एनालाइज नहीं करेंगे तो फीडबैक नहीं मिलेगा, और फीडबैक मिलना टीचिंग प्रोसेस में
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीडबैक जो है, जब फीडबैक मिलता है तो इम्प्रूवमेंट टीचिंग होती है। सबसे अच्छी टीचिंग तब मानी जाती है जब उसमें फीडबैक किया जाता है। मतलब टीचर आए, टीचर ने पढ़ाया और टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चों से पूछा और बच्चों ने सबका आंसर दिया। सो इसका मतलब यही होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे समझे हैं, ठीक है। सो विश्लेषण और मूल्यांकन के अधीन शिक्षण का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, और विश्लेषक और मूल्यांकन आगे सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। अगर मान लीजिए बच्चे नहीं समझे तो क्या करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट करवाएंगे उनका, ठीक है, फीडबैक लेंगे उनसे। सो नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। टीचिंग क्या है? जो शिक्षण है, शिक्षण अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। सो टीचिंग इज हाई डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस कैरिड विथ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। सो टीचिंग जो है अंत प्रक्रिया होती है, उसमें उद्देश्य और एम होते हैं, कुछ पर्पस होता है और ऑब्जेक्टिव होते हैं। उनको इंटरेक्ट करने के लिए बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट जितने होंगे टीचर और स्टूडेंट, उतना ही शिक्षण इम्प्रूवमेंट माना जाता है, ठीक है। अंतक्रिया ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्रियात्मक होगी प्रक्रिया चीज़ें, उतना ही बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। सो शिक्षण में संचार कौशल का अत्यंत प्रभाव होता है। शिक्षण एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है और जो उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित करता है, राइट। सो नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड टास्क। सो टीचिंग क्या है? Teaching, it is a specialized task and may be taken as a set of skill for realization of certain objective. So ये एक ऐसी विशिष्ट, मतलब एक ऐसा विशिष्ट कार्य है, एक ऐसा स्पेसिफिक कार्य है जो इसे कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कौशलों के एक समूह के रूप में इसको लिया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड, ठीक है। सो टीचिंग इज ए collection of various mode of itself. It is a broader term skill conditions training instructions introduction denote a kind of teaching. They are part of teaching but not a synonym, not is a synonym with teaching. These are various mode of teaching continuity, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और इनको समझते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ की विशेषता ही नहीं है, उनकी स्पेसिफिक चीज नहीं है, कंडीशंस नहीं है, तो फिर उसमें समझने में फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ एफ जो हमने पढ़ा, सो इसका है कि विभिन्न विधाओं का मतलब संग्रह होता है इसमें। सो शिक्षण अपने आप में विभिन्न विद्याओं को विभिन्न चीज़ों को अपने में समाहित किए हुए है, संग्रह किया हुआ है, ठीक है, वेरियस चीज़ों को। सो यह एक व्यापक शब्द है। कंडीशनिंग है, प्रशिक्षण है, निर्देशन है, शिक्षा जैसे शब्द एक प्रकार के शिक्षण को दर्शाते हैं। ये शिक्षण का एक अंग है, लेकिन शिक्षण के पर्याप्त नहीं है। वे शिक्षण के विभिन्न विधाएं में शिक्षण को योगदान देती हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू टीचिंग, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक कि एम ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग की एम क्या होनी चाहिए, मतलब शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सो द एम ऑफ टीचिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरियस मोड आर एज फॉलोज। सो कुछ चीज़ें होती हैं, वेरियस मोड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्ट इज टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कंडीशनिंग सो ये टर्म जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इसको नोट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर नोट करें। सो टीचिंग जो है वो कंडीशनिंग है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। सो ट्रेनिंग, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, इंस्ट्रक्शंस, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंट्रोड्रेनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ।
सो इसका मतलब क्या हुआ? सो फर्स्ट इज शिक्षण यानी टीचिंग। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है इसका उद्देश्य, ठीक है। कंडीशनिंग, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। सो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों की जाती है? व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए टीचिंग की जाती है, राइट। शिक्षण जो ट्रेनिंग जो दी जाती है। और निर्देश, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। सो क्यों, किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट इंट्रो इंट्रो इंडोट्रेनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। सो मतलब मत प्रवर्तन, इसको हिंदी में बोलेंगे मत प्रवर्तन, विश्वास का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो लेवल ऑफ टीचिंग। सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी ऑल नो दैट टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। थ्रू टीचिंग अ टीचर ब्रिंग अ डिज़ायरेबल चेंज इन द लर्नर। सो जो लर्नर होते हैं उनके माइंड, उनके उनमें डेवलपमेंट करना होता है, उनके बिहेवियर में चेंज करना होता है, ठीक है। सो बोथ द concept of teaching and learning are in related to each other। मतलब ये related होते हैं। the development of the all round personality of the learner is the final goal of teaching and learning। सो इसके कुछ चीज़ होती हैं। सो जो मेन वो हैं लेवल्स हैं। सो 3 लेवल हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया, ये ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया। सो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे क्विकली पूछ लिया जाए कि मेमोरी लेवल किसके द्वारा, हु गिवन ऑफ मेमोरी लेवल, हु गिवन ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, हु गिवन ऑफ गिवन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल। सो मेमोरी लेवल मीन्स थॉटलेस टीचिंग, ठीक है। इसमें थॉटलेस टीचिंग मानी जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स थॉटफुल टीचिंग मानी जाती है। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग अपर थॉटफुल लेवल। मतलब बहुत ऊंची, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल माना जाता है वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग मानी जाती है, ठीक है। सो ये क्या है? MLT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग। ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो मेमोरी लेवल मीन्स विचारहीन शिक्षण। इसमें विचार करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और सेकंड समझ का स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो विचारशील, इसमें विचारशील शिक्षण होता है। और चिंतनशील स्तर, जो उच्च विचारशील स्तर को मानते हैं इसमें। सो ये जो मेमोरी लेवल है, इसका उद्देश्य जो होता है वो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज टू लर्नर। मतलब टीचर आए और बच्चों को पढ़ा के चले गए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सो दिस नॉलेज ऑफ और इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर, ठीक है, विच इज एक्वायर्ड थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब मेन जो चीज़ होती है इसमें रोट लर्निंग को इसमें फोकस किया जाता है। यानी टीचर आए और कुछ चीज़ें पढ़ा के और याद करवा के चले गए। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कवर्ड ओनली द नॉलेज, ठीक है, ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी वेयर द student learn to identify, recall or remember the object, events, idea and concept and retain them in memory level teaching lack inside। इसमें टीचिंग जो होती है वो मेमोरी लेवल मतलब याद करने की चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। सो कॉग्निटिव टीचिंग ऑफ लेवल कहा जाता है इसको, ठीक है। सो ये टीचिंग किसके द्वारा, ये लेवल जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ये जो मेमोरी लेवल का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सो ये इसमें तथ्यों की जानकारी देना होता है और रटने की क्षमता को बढ़ाता है इसमें।
ठीक है। और जो इसमें अभ्यास कराया जाता है, समीक्षा की जाती है, संशोधन किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है और इवैल्यूएशन किया जाता है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और जो जो निबंध के तरह के होते हैं वो भी इसमें किया जाता है। और अच्छा स्मृति और जिसको सीखने की तीव्रता होती है, धारण करने की स्थिरता होती है, याद करने की तीव्रता इसमें शामिल होती है। ये केवल वांछित सब्जेक्टिव ही होती है, मतलब स्मृति लेवल पर इसको माना जाता है। बोध, चिंतन, रिफ्लेक्टिव, ये सभी चीज़ों को इसमें कम दिया जाता है ध्यान, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक और देखते हैं इसके बाद इसके। सो फ्रेंड्स, इसके मेरिट्स, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कोई के लिए हम इन चीज़ों को फोकस कर लेते हैं। सो ये जो मेरिट्स हैं, यूज़फुल फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए अच्छी होती है और यूज़फुल फॉर द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल एंड स्ट्रक्चर होता है, हेल्प चिल्ड्रन लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए अच्छी मानी जाती है, यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर जो होते हैं उनके लिए यूजफुल मानी जाती है। द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिसीटिव लेवल ऑफ टीचिंग मानी जाती है इसको। इसका मतलब है कि समझ का आधार और शिक्षण पर प्रतिबिंबित स्तर माना जाता है। बच्चों को नई अवधारणा सीखने में मदद मिलती है, धीमी गति से जो बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनमें उपयोगी होती है और ये तथ्यों, मॉडल और संरचनाओं की जानकारी के रूप में इसको उपयोगी माना जाता है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। स्मृति के अवगुण क्या होते हैं, ये डीमेरिट्स क्या होते हैं। सो डीमेरिट्स मीन्स उसके मतलब नुकसान क्या हो सकते हैं इसके। सो नॉट सुइटेबल फॉर हायर क्लासेस, यूज फॉर रोट मेमोरी और डोमेन्स ऑफ टीचर, लिटिल इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, no room of initiation of and self learning for student, not internship motivation, problem of classification management, lose of retain, ठीक है, एंड रिकॉल। सो ये क्या होता है, जो ऊंची कक्षाएं होती हैं, क्लास होती हैं, उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। रोट मेमोरी का उपयोग किया जाता है, टोट बोलते हैं, ठीक है। रूट मेमोरी का उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है और शिक्षक का प्रभुत्व होता है यहाँ पर। कक्षाओं में कम बातचीत होती है और छात्रों के लिए दीक्षा और स्व लर्निंग की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। आंतरिक प्रेरणा नहीं होती है, प्रेरणा नहीं मिलती है इसमें। कक्षा प्रबंधन की समस्या होती है, प्रतिधारण और स्मरण का नुकसान होता है। सो दीज आर डीमेरिट्स। सो नेक्स्ट इज सेकेंड लेवल, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो इस जो टीचिंग है, जो स्मृति स्तर की और चिंतनशील स्तर की बीच में जो आता है वो है ये, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। सो दिस स्टेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व अ मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल बिहेवियर। इट इज़ ए प्री requisite for the reflective level teaching learning with require the यूज़ ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये डेवलप करता है और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये मॉरिसिस के द्वारा दिया गया है। उन्होंने एक बुक लिखी है लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर्स, ठीक है, उसमें भी उन्होंने डिफाइन किया है। सो हर्बर्ट मेंशन 3-4 द मेंटल रियलिटी प्ले in important role in teaching learning, so at the understanding level, so these are sense impression। ये जो सेकंड लेवल की टीचिंग अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाली जो प्रक्रिया है का स्तर है। सेंस इम्प्रेशन होता है इसमें, इमेजेस होती हैं, इस इलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्रेशर एंड पेथ होता है इसमें। सो हर्बर्ट को इनको ये माना जाता है। सो ही एडवोकेट 6 स्टेप ऑफ टीचिंग। सो क्या 6 स्टेप बताते हैं वो। प्रिपरेशन होता है, ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन एंड इवेल्यूएशन। सो ये 6 स्टेप मानते हैं इस टीचिंग के लिए। और कि टीचिंग करने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, तुलना, सामान्यीकरण, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एप्लीकेशन, इवेल्यूएशन। सो फ्रेंड्स, मॉरिसन कहते हैं, मॉरिसन जो हैं
वो एकदम क्लियर कहते हैं कि जो टीचिंग होती है वो रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों को याद करना ही टीचिंग नहीं होती है, उसमें विशिष्ट तथ्यों को समझाना होता है, सामान्यीकरण होना चाहिए उसमें, और इनसाइट में डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके माइंड में परिवर्तन होना चाहिए, और भविष्य की परिस्थितियों में इसका उपयोग कैसे किया जाए उन चीज़ों को मॉरिस बताते हैं। और वो जोर देकर कहते हैं कि सभी शिक्षण का परिणाम तथ्यों को याद करवाना नहीं बल्कि निपुणता होती है। ठीक है, उन्होंने एक इकाई योजना प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। ठीक है, सो उन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो मॉरिसन इम्पोर्टेंट बताते हैं इसको। इट इज़ मेमोरी पुपिल्स इनसाइड as it goes beyond just memorize fact, it focus on the mastery of the subject। so सब्जेक्ट की जो मास्टरी होती है उनको समझने के लिए बताते हैं, और स्मृति और इंसाइट का मिश्रण होता है, क्योंकि यह सिर्फ तथ्यों को याद करने से नहीं आगे बढ़ा जाता, ये समझने पर विषय पर महारत हासिल करने पर जोर देते हैं। और ये कहते हैं कि ये विद्यार्थियों को सामान्यीकरण सिद्धांतों और तथ्यों को समझने में मदद करता है। ये छात्रों को बौद्धिक व्यवहार में विकसित होने वाले अवसर प्रदान करता है, और ये फैक्ट जो होते हैं वो आत्मसात करने से विद्यार्थी में शिक्षक और दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर देता है। ये मूल्यांकन को यानी वो इवेल्युएशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि द इवेल्युएशन सिस्टम मेंटली इंक्लूड बोथ इज एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो वो मूल्यांकन प्रणाली में मुख्यतः निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल करते हैं। सो इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इफेक्टिव लर्निंग होती है इसके मेरिट्स में, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, और स्टेज ऑफ एंट्रेनिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इफेक्टिवनेस क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, प्रभावी शिक्षण होगा, यहाँ पर विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होगा, शिक्षण के चिंतनशील स्तरों में प्रवेश करने के लिए चरण निर्धारित करता है ये स्टेप, और प्रभावी कक्ष में अंतक्रिया यानी इंटरेक्शन बढ़ता है। ठीक है, सो डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? इग्नोरेंस, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, लेस एम्फेसिस इन इंट्रेंस्ड मोटिवेशंस, नो इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग एंड टीचर सेंटर। सो ये मोस्टली ये टीचर सेंट्रिक स्टेप होता है, ये लेवल होता है। सो इसमें क्या क्योंकि टीचर आते हैं और पढ़ाकर चले जाएंगे, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और चीज़ों को मतलब वो नहीं है, मतलब एक जैसे बच्चे इंगेज रहें वैसा नहीं है। ये जो है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं को नज़रअंदाज करता है, आंतरिक प्रेरणा पर कम जोर देता है, कोई व्यक्तिगत शिक्षण नहीं है, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित है, मेन रोल इसमें टीचर का होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो फाइनल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग, इसको हाईएस्ट लेवल की टीचिंग मानी जाती है। सो दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। It is the stage of learning when student do not merely repeat and revise or answer the question। सो साथियों, फ्रेंड्स, ये शिक्षण जो है स्तर टीचिंग स्तर जो है वो उच्चतम माना जाता है। यह सीखने का वह चरण है जब छात्र केवल दोहराते और संशोधित करते नहीं, ये प्रश्न के उत्तर उसी प्रकार देते हैं जैसे वे पहले थे। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टीचिंग क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? So friends, to develop insight into the learner to solve problem। so ये क्या है कि समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थियों में अंतर्दृष्टि विकसित करता है, ठीक है, और टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट। सो इसमें छात्रों को तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर देता है ये, और ये छात्रों में जो स्टूडेंट है उसमें स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट
थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट। सो इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट है, हंट इज द मेन proponent of reflecting level of teaching. Second is, it is the highest level of teaching and the include both ULT and MLT, मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। It is problem centering approach of teaching. The student are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem. So student को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी जाती है और वो उसी टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज को डेवलप करने वाला लेवल होता है। इसीलिए इस जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग लेवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम दे दी, आपने क्रिएट कर दी, और बच्चा किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसमें वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। ठीक है। सो classroom environment is to be sufficiently open and independent. So classroom का environment जो होता है वो open and independent होता है, बच्चे कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ टीचर का वहाँ पर दबदबा नहीं होता है। ठीक है, मेनली यही है कि टीचर का वहाँ पर दबदबा नहीं होता है कि टीचर आया और याद करके चला गया, रोट लर्निंग नहीं है इसमें दोनों चीज़ें, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल का दोनों ही इंक्लूडेड है। सो द लर्नर आर सेल्फ मोटिवेटेड, इंस्ट्रिक्ट एंड एक्टिव। सो सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर होते हैं कि बच्चे मतलब एक ग्रुप में 4 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होड़ लगी रहती है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और मैं चीज़ों को अचीव करूँगा, मैं अवार्ड लूँगा, यानी मतलब वो अंदर से वो मोटिवेटेड होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर so that they can solve problem of their lives by reasoning logic। ये जो लेवल होता है वो रीजनिंग ही होती है, इसमें लॉजिक लगाया जाता है, इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन डेवलप होता है, क्योंकि माइंड में इमेजिनेशन करता है बच्चा, इमेजिन करता है। ठीक है। एंड लीड ऑफ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ्स। ठीक है। और नेक्स्ट इज कि द पुपिल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम दैट सेकेंडरी प्लेस। ऐसे टाइप टेस्ट होता है इसमें, और इवेल्यूशन तुरंत की तुरंत इवेल्यूशन किया जाता है। एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है इसमें, डेवलप होता है। बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्यूएटेड। सो इसीलिए इस लेवल को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही लेवल को इंक्लूड किया जाता है। इसमें बच्चे याद भी करते हैं, सीखते भी हैं, और तुरंत की तुरंत उनका इवेल्युएट भी किया जाता है। ठीक है। सो इसीलिए इसमें इन चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरिट ऑफ एडवांटेज और रिफ्लेक्टिंग टीचिंग क्या होता है? सो इट इज़ द मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि यह संचालन का सबसे विचारशील तरीका होता है और लर्नर सेंटर होता है, अप्रोच होती है। ये जो लेवल है वो लर्नर सेंटर होता है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है इसमें। और डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाता है। और यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। अधिकतम निर्वाहन प्रदान करता है ये इसमें। प्रोवाइड्स मैक्सिमम एबिलिटी एक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन होता है इसमें। ठीक है। और रचनात्मक का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें मेनली क्रिएटिविटी चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, देखा जाता है। और डीमेरिट्स क्या होते हैं? इसके ज़्यादा डीमेरिट्स नहीं है। इसका मतलब ये कहते हैं इसमें डीमेरिट्स है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर, मतलब लोअर जो क्लासेस होती हैं, लोअर क्लास के लिए ये नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी जाएगी तो वो नहीं कर सकता।